जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक ही सीटिंग के अंदर हमने कंप्लीट पेपर को 100 मार्क्स के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उसमें कुछ टिप्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगा और हम स्प्रिंग 24 यानी जो लेटेस्ट पेपर है इसकी बेस के ऊपर आज की क्लास को कंडक्ट करवाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो MFA का पेपर है इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शंस हैं बेसिकली, यूँ कह लीजिए इसके। एक है 15 मार्क्स का MCQs वाला सेक्शन जिसमें मैनेजेरियल और फाइनेंशियल दोनों टॉपिक्स के MCQs आते हैं 15 मार्क्स के। फिर इसके बाद मैनेजेरियल पोर्शन आता है और फिर उसके बाद हमारा फाइनेंस का पोर्शन आता है। ये 3 पोर्शन होते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, अब मैनेजेरियल का 15 मार्क्स के MCQs हो गए, बाकी लगभग समझ लीजिए कि कोई 40 से 45 के दरमियान में मार्क्स का मैनेजेरियल पोर्शन होगा और इतने ही मार्क्स का लगभग हमारा फाइनेंस का पोर्शन होगा। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे सबसे पहले आपके सामने आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। करना क्या है, आपने जो पहले 15 मिनट्स होंगे, मेरी सजेशन है, अब ये जो भी चीज़ मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, ये मेरी सजेस्टेड अप्रोच है, आपके लिए लाजमी नहीं है इसको फॉलो करना। आप अपनी कोई भी कस्टमाइज अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड अप्रोच मेरी आप स्टूडेंट के लिए ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, आपने सबसे पहले रीडिंग टाइम में MCQs को अटैम्प्ट करना है। MCQs को अटैम्प्ट कीजिए, स्टेप नंबर 1। अगर आपने 15 मिनट के अंदर ये 15 नंबर के MCQs को सॉल्व कर लिया, इवन अगर 20 मिनट के अंदर भी कर लिया, आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। और MCQs में मार्क्स लेना आसान है और MCQs भी 2-3 नंबर के अलावा जो बाकी तकरीबन लगभग 11-12 नंबर के MCQs होते हैं वो आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बैठे हैं इस वक्त एग्जाम हॉल में, हमारा रीडिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपने रिकमेंडेड क्या है, अटेम्प्ट करना है? MCQ। अच्छा, MCQs में आपने उसके ऊपर कुछ लिखिएगा नहीं, टिक भी ना लगाइएगा, टिक क्रॉस भी। आपको जो करेक्ट ऑप्शन लगे उसके सामने हल्का सा आप डॉट जैसे होता है ना, जिसे सिर्फ आप आसानी के साथ देख सके लेकिन कोई विजिबल वर्ड या टिक ना हो तो बेहतर है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, हमेशा नहीं लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो इन्विजिलेटर होता है वो इस चीज़ को माइंड करता है कि आप पेपर के ऊपर कुछ चीज़ लिखे। तो आपने कोशिश करनी है कि टिक की बजाय हल्का सा डॉट भी अगर लगा दिया जाए ना तो विजिबल हो जाता है, पता चल जाता है आपको ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आए। अब इसमें क्विकली इसको अब रिवाइज करते जाते हैं। इन टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, द क्वेश्चन इज इट राइट। अब याद है इज इट राइट और इज इट फेयर में हम कंफ्यूज होते थे, तो क्या फर्क बताया था आपको? इज इट फेयर का मतलब क्या है कि सारी पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो, और इज इट राइट का मतलब क्या है? जमीर की आवाज, याद है? जमीर की आवाज का लफ्ज याद है? हाँ जी। तो कह रहा है 5 क्वेश्चन मॉडल में क्वेश्चन इज इट राइट प्राइमरीली कंसीडर, किसको कंसीडर करता है? पर्सनल वैल्यूज को, एनवायरमेंटल वैल्यूज को, मार्केट वैल्यूज को या सोशल वैल्यूज को? 2 ऑप्शन तो क्लियरली रूल आउट हो जाएंगी। कौन सी? मार्केट वैल्यू, एनवायरमेंटल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज में आप थोड़ा 50-50 हो गए, सोचेंगे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, और अगर आपको एग्जांपल याद होगी तो आप आसानी से चूज कर लेंगे। जमीर, तो कौन सा वाला ऑप्शन हुई हमारी? पर्सनल वैल्यूज। करेक्ट जी। ए के साथ हल्का सा टिक लगा लिया, सॉरी वो डॉट लगा लिया आपने। जरा दिखाइए मुझे कैसे लगाएंगे डॉट, दिखाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब स्क्रिप्ट मिलेगा, जब आप उसके ऊपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सी ऑप्शन आपने चूज की हुई है। शाबाश। Which two of the following are examples of operational risk? Which two? इसका मतलब है आपने एक नहीं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और आंसर शीट पे क्या करेंगे आप? दोनों ऑप्शंस को आपने लिखना है, A एंड B या B एंड C या C एंड D या A एंड D, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, अच्छा इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है ये तो आपको पता ना, भूले तो नहीं है। पेज के दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट साइड पे लिखना है आपने MCQ नंबर, और राइट साइड पे क्या लिखना है? राइट साइड पे क्या लिखना है? होगा MFA। एग्जाम में जब आपने MCQs को अटेम्प्ट करना है, पेज के दरमियान में लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे आपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर लिखना है MCQ नंबर, राइट साइड पे क्या लिखना है? आंसर। हाँ, लाइन चले, लाइन ना भी लगाएं, लाइन ऐसे ही लिख दे करेक्ट ऑप्शन। क्या स्टेटमेंट पूरी लिखना जरूरी होता है? हाँ ये नहीं, शाबाश, सिर्फ आपने उसको ऑप्शन को बताना है।
और अगर कोई गलत हो जाए फिर क्या करना है, बी को ही डी बनाना है या सी को आर्टिस्ट बन के डी बनाना है, नहीं, उसको क्रॉस करके आगे सिंपल सी बना। हाँ जी, नेक्स्ट पेज में उसके आगे लिख दे भाई, बड़ी जगह होती है। वही क्रॉस करके उसके आगे लिख दे। एक मिनट ठहरे भाई, अच्छा ये आपको पता कैसे चलता है कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, आपके पास कोई एविडेंस है? आप कर रहे हैं, चले ठीक है ठीक है। आप ये 1 ये 2 मैंने लगाया ए, बाद गलत हो गया, अब मुझे पता चला है बी, ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना। क्या करना, इसको क्रॉस किया, इसके आगे लिख दिया बी, ठीक है। Which two of following are example of operational risk? ऑपरेशनल रिस्क और इसके साथ दूसरा कौन सा, स्पेकुलेटिव रिस्क। याद है दोनों में फर्क? स्पेकुलेटिव रिस्क में बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आउट हो जाए, हो सकता है छक्का लग जाए। और ऑपरेशनल रिस्क में या तो आउट होगा या नहीं होगा, है, छक्का लगने का चांस नहीं होता, इसमें कोई गेन नहीं होता, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। कह रहा बताओ इसमें से कौन से ऑपरेशनल रिस्क हैं। वर्कर स्ट्राइक या तो होगी या नहीं होगी, या तो नुकसान है या कुछ भी नहीं है, फायदा नहीं है, तो ये हमारा ऑपरेशनल रिस्क है, बिल्कुल। फायर इंसिडेंट ये भी है, या तो आग लगेगी या नहीं लगेगी, ना लगने से फायदा कोई नहीं है, लगने से नुकसान है। स्टॉक मार्केट क्रैश बोथ वे में जा सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रोडक्ट फेलियर, प्रोडक्ट का गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फेलियर है, फेलियर में नुकसान है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो प्रॉफिट भी तो है। तो जो सी और डी है ये स्पेकुलेटिव रिस्क है, और ए और बी ऑपरेशनल रिस्क। शाबाश। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज ए डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन पता है, सिंपल अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं होते। हाँ, रिप्लेस करना इंटायर इंडस्ट्री को या सिग्निफिकेंटली रिवैम्प करना, चेंज करना, ये है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। कह रहा बताइए क्या, इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर अपडेट, इनहैंसिंग एग्जिस्टिंग फीचर्स, 2-4 फीचर ऐड कर दिए, ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए फास्टर प्रोसेसर इन ए लैपटॉप, काम वही और बस थोड़ा सा जल्दी होना शुरू हो गया, ये भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। रिप्लेस नहीं कर रही एग्जिस्टिंग किसी इंडस्ट्री को या सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं कर रही। इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स, ये है हमारी इलेक्ट्रिक कार्स, हमारी डिसरप्टिव इनोवेशन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर। और फिर एडिशन ऑफ न्यू ऑटोमेटिक मशीन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में ही एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर देना, न्यू प्रोडक्ट्स नहीं है कोई, एग्जिस्टिंग में ही एक न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। याद है वो गाड़ी वाली केस स्टडी हमने की थी ना, उसमें उसने बताया था कि बताओ गैप बताओ हमें क्या है, और हमने कहा था हाँ इसमें एक ऐसी प्रोडक्ट का गैप है जो क्या 660 सीसी हो और उसमें क्या इको फ्रेंडली वर्जन हो, कुछ इस तरह की केस स्टडी थी, याद आ रही है आपको। तो क्या अगर इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होगी, डिसरप्टिव इनोवेशन होगी? नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग में लाइन एडअप हो रहा है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। नेक्स्ट 4, विच टू ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटजिक आर एंटरप्राइज रिस्क, जिसे स्पेकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं। बाइंग अर्थक्वेक इंश्योरेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी लोकेटेड इन ए सिस्मिक जोन, नाउ या तो अर्थक्वेक होएगा नहीं होएगा, ना होने से नुकसान से बच गए, लेकिन अगर होता है तो नुकसान है, और नहीं होता तो नुकसान से बच गए, फायदा नहीं हुआ। ये हमारा ऑपरेशनल रिस्क है। इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप कंपनी, हाँ ये दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई तो हमें प्रॉफिट होगा, वरना पैसा डूब गया, ये हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क है। टेकिंग आउट मॉर्गेज ऑन हाउस, ऑपरेशन। और डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, हाँ चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नुकसान, चलेगी फायदा। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी और डी। फॉर विच फैक्टर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस आउट फॉर परचेजिंग एन एसेट, वो हमने पढ़ा था ना सोर्स ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, कि फाइनेंस को सेलेक्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करते हुए कुछ फैक्टर्स को हमें सामने रखना चाहिए। तो उसमें टेन्योर, कितने अरसे के लिए लोन लेना है, ये किस चीज को सामने रख के डिसाइड करना चाहिए? प्रोजेक्ट की लाइफ को। क्यों? प्रोजेक्ट की लाइफ जिसको फाइनेंस करने जा रहे हैं और जो लोन ले रहे हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है? हाँ, इक्वल होना चाहिए, जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट चले उसके कैश फ्लो से हम लोन को रीपे करें।
तो कह रहा है बताइए ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस को कौन सा वाला फैक्टर इफेक्ट करेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल्स, रेवेन्यू जनरेटिंग टाइम पीरियड ऑफ द एसेट या करंट मार्केट रेट्स। बताइए इसमें कौन सा रेवेन्यू जनरेटिंग टाइम पीरियड ऑफ द एसेट, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल, तो कोलैटरल तो हमें अमाउंट ऑफ फाइनेंस को इफेक्ट करता है, कोलैटरल ज्यादा है ज्यादा लोन मिलेगा, कोलैटरल कम है कम लोन मिलेगा, ठीक है। करंट मार्केट रेट्स जो है ये किस चीज को इफेक्ट करते हैं, हमारे किस डिसीजन को सोर्स ऑफ फाइनेंस में इफेक्ट करते हैं, टाइम पीरियड को नहीं, बल्कि आपको कौन सा सोर्स यूज करना है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो किस सोर्स की तरफ जाते हैं, इक्विटी की तरफ, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो लोन की तरफ। स्टॉक एक्सचेंज बूम पे है, किस तरफ जाएंगे, कौन सा सोर्स सेलेक्ट करेंगे, शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू करेंगे। और अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है लोन की तरफ जाएंगे, शाबाश, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस में डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, मानने से एमसीक्यूज में यूज नहीं हुए, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कुछ दूसरे कंसेप्ट भी साथ साथ रिवाइज होते जाए। सी सिक्स्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन कंट्रोल्स फ्रॉम जनरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल जनरल कंट्रोल में फर्क पता है, ओवरऑल सारे सिस्टम को जो इफेक्ट करते हैं कंट्रोल्स वो कौन से होते हैं, जनरल, और जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल है। कहता है दोनों में बताओ क्या फर्क है ये, एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे डिफरेंट है जनरल कंट्रोल से। दे से क्या मुराद, एप्लीकेशन कंट्रोल्स दे आर अप्लाइड यूनिवर्सली टू ऑल आईटी सिस्टम, नहीं वो तो हमारे जनरल कंट्रोल होते हैं। फिर क्या, दे आर यूनिक टू ए पर्टिकुलर आईटी सिस्टम और एप्लीकेशन, हाँ ये है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, बी ऑप्शन। सी दे फोकस ऑन फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स, नहीं दे आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद आईटी स्टैंडर्ड, नहीं ये भी जनरल कंट्रोल्स की बात करता है। ये दोनों फीचर जो है फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स, एक्सेस कंट्रोल ज्यादा है, एक्सेस कंट्रोल जितने भी होते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये किससे रिलेट करते हैं, जनरल कंट्रोल से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हुई सिक्स्थ में, बी। फिर इसके बाद 7, which two of the following can be used to estimate the cost of equity of a company। फेवरेट कंसेप्ट आ गया आपका, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। इसको तो आउट कर देना, ये तो बड़े वाला कंसेप्ट है, वो तो छोटे वाले इक्विटी कंपोनेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, समझ रहे हैं ना, वो तो छोटा कंपोनेंट है सिर्फ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ इससे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होती है, ऐसा है ना, नहीं होती। इससे क्या कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, आईआरआर से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। आईआरआर का एक स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। बताइए आईआरआर किस काम आती है, रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, याद है ना, रिडीमेबल सिक्योरिटी, हाँ जी, ओ यस। और रिडीमेबल सिक्योरिटी का लफ्ज मैं बोल रहा हूं, इससे क्या मुराद है, सिक्योरिटी में दो लफ्ज कौन से हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी और रिडीमेबल डिबेंचर्स भी। डिबेंचर के लिए बॉन्ड के लिए एक ही बात है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए तो नहीं होता ना प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होते हैं ना बॉन्ड इक्विटी होते हैं, डन। अच्छा मुझे याद है एक कंसेप्ट बताया था आपको आईआरआर के हवाले से, जब कोई रिडीमेबल सिक्योरिटी इशूड एट पार हो, रिडीमेबल भी एट पार हो, याद है कि नहीं, वही उसकी वैल्यू होती है। क्या मतलब, नहीं मैं समझा, समझाएं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सारे सेशन में पूछते रहे, आज मेरी बारी है, वो एक वर्ड नहीं बोल, हाँ जी। जब कोई रिडीमेबल सिक्योरिटी इशूड एट पार हो, रिडीमेबल एट पार हो, तो उसका कूपन रेट, नॉमिनल रेट ही उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है प्रेफरेंस शेयर के केस में। और अगर बॉन्ड का केस है तो नेट ऑफ टैक्स कूपन रेट उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यार आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट अप्रोच थी। आपको मजे की बात बताऊं, ये फार्मूला आई क्या आपको नहीं पता, ओके 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 ओके, मुझे नहीं बताया आई क्या आपने, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, पता है जी, पता है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं।
आगे चलते हैं। ये अच्छा, तो बाकी कौन सी वाली ऑप्शन रह गई? कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और गोल्डन ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल भी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी है। इसमें दोनों तरीकों से कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन आपको एक बात पता है क्या, कि क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर उसने दोनों तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस फार्मूला से कैलकुलेट करनी है? बताएं। कैपेम से। शाबाश। तो मुझे ये बताइए, बहुत ही अहम क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं किसी और क्वेश्चन को ध्यान में लाके आपसे सवाल पूछ रहा हूं। इसकी करेक्ट ऑप्शन ए और सी है, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बड़ा क्वेश्चन हो, उसमें उसने कैपेम की भी इंफॉर्मेशन दी हो और ग्रोथ मॉडल भी दिया हो, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों से कैलकुलेट हो सकती है। किससे कैलकुलेट करेंगे? कैपेम से। अच्छा आप सुनिएगा, असल सवाल अब आया। कैपेम से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रोथ मॉडल से क्या कैलकुलेट करेंगे? मार्केट वैल्यू। शाबाश। उस शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। याद है क्वेश्चन बताया था आपको? और अब अगर मैं आपसे पूछूं, बात से बात निकलती है ना, मार्केट वैल्यू किस काम आती है? जो कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के काम आती है भाई। चले बहरहाल सारी बातें भूल जाए, मुझे ये बता दे क्या ये एग्री करते हैं ए और सी है करेक्ट ऑप्शन? आगे चलते हैं। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बोनस इशू एंड ए राइट इशू? बोनस, मेरा तो ख्याल है दोनों एक ही लफ्ज है। अच्छा, बोनस इशू इक्विटी शेयर्स के लिए होता है, राइट इशू प्रेफरेंस शेयर के लिए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बोनस इशू में कैश एसेट्स में इजाफा नहीं होता, सिर्फ, अब लफ्ज बोलने लगा आपको समझ नहीं आना, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होती है। क्या होती है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होती है। जबकि राइट इशू में क्या होता है? एसेट्स में भी इजाफा होता है, शेयर्स में भी इजाफा होता है। देखते हैं अब क्या कह रहा है। बोनस इशू इन्वॉल्व्स द इशूइंग शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सही का बात कर रहा है। विद ए राइट इशू इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शेयर टू द जनरल पब्लिक। नहीं, राइट इशू भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, इसीलिए तो उसे राइट कहा जाता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है कि भाई मजीद शेयर बेचने पहले एग्जिस्टिंग से पूछ लो। स्टेटमेंट होगी गलत। फिर क्या कह रहा है सेकंड बी, ए बोनस इशू इंक्रीजेस कंपनीज एसेट्स व्हाइल ए राइट इशू इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेयर्स इन सर्कुलेशन। बोनस इशू कंपनी के एसेट्स को इंक्रीज करता है, उसमें तो कंपनी को कुछ भी नहीं मिलता है। यह स्टेटमेंट भी होगी गलत। ठीक है। अच्छा, राइट इशू इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाली बात ठीक कर रहा है, आधी बात ठीक कर रहा है, आधी बात गलत कर रहा है, तो उसको क्या कहे? सही है कि गलत है? गलत है। सी, बोनस इशू इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर इन सर्कुलेशन, यस, व्हाइल ए राइट इशू इंक्रीजेस कंपनीज एसेट्स। सही कह रहा है क्या? सही कह रहा है मेरे भाई, बताना क्या राइट इशू से एसेट इंक्रीज होते हैं? होते हैं, बोले होते हैं, होते हैं। हाँ, तो क्या बोनस इशू नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं? यस। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी। डी भी देख लेते हैं, डी क्यों गलत है? ए बोनस इशू रिक्वायर्स परचेज ऑफ एडिशनल शेयर, ना परचेज नहीं, एट ए डिस्काउंट। नहीं, वो तो मुफ्त में मिलते हैं। बोनस इशू मुफ्त में मिलते हैं ना। व्हाइल राइट शेयर्स आर गिवन एट प्रीमियम, नहीं, लाजमी नहीं है। मुझे क्या राइट इशू हमेशा डिस्काउंट पे होता है? नहीं, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन 8 में क्या हुई हमारी? सी। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर? जब तक डी नहीं पढ़ेंगे ए, बी और सी इनमें कंफ्यूज होते रहेंगे। डी क्लियरली आपको बता देगा कि आपकी करेक्ट चॉइस क्या है। कैसे? कह रहा है मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग, मिनिमाइजिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड मेंटेनिंग हाई लिक्विडिटी। अच्छा मुझे बताइए, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिनिमम होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म मैक्सिमम, लॉन्ग टर्म मिनिमम होनी चाहिए, कि बैलेंस होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजीज याद हैं? मॉडरेट थी, और कौन सी कंजर्वेटिव, और कौन सी एग्रेसिव। ठीक है, तो बेहतर क्या है? आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म को भी यूज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म को भी, और साथ में इक्विटी को भी यूज करना चाहिए। आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है? ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, ऑल डेट फाइनेंस्ड, या दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन,
ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, दोनों का ऑप्टिमम। और डेट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का ऑप्टिमम बैलेंस। इसकी बाकायदा एक कैलकुलेशन होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट कैपिटल हो, कितने परसेंट डेट होना चाहिए, उसमें कितने परसेंट लॉन्ग टर्म, कितने परसेंट शॉर्ट टर्म, वो आप सीफैब में जाके पढ़ेंगे। तो यहां पे डी में कह रहा है स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी और डेट में बैलेंस करो, और साथ ही साथ इंश्योरिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल एंड बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग। के डेट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी बैलेंस होना चाहिए। हर चीज में बैलेंस कर दिया उसने, डेट में भी कर दिया, इक्विटी में भी कर दिया, डेट में शॉर्ट टर्म में भी कर दिया, लॉन्ग टर्म में भी कर दिया, हर चीज को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस वाली चीजें बेहतर होती हैं कि कम ज्यादा वाली? बैलेंस वाली। ये चीज नहीं, देखिए वो ये नहीं कह रहा ज्यादा होगा, ज्यादा भी हो सकता है, वो कह रहा है बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब इक्वल नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखिए। बैलेंस का मतलब इक्वल, बैलेंस का मतलब है एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए जिससे मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आए। वन वर्ड इसका जो थ्योरी का जो मगज है ना, वो ये है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आ रही हो। ठीक है जी ना? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। 10 व्हेन शेयर आर ट्रेडेड एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड प्राइस याद है, पढ़ी थी हमने। हम जितने भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो फार्मूला यूज करते थे, प्राइस कैलकुलेट होती थी, जिसमें आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैपिटल में कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करवाता है, कभी प्राइस कैलकुलेट करवाता है। तो जब भी प्राइस कैलकुलेट करवाता था, प्राइस कौन सी होती थी फार्मूला के जरिए से जो आती थी? एक्स डिविडेंड प्राइस। कह रहा है व्हेन शेयर आर ट्रेडेड एक्स डिविडेंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सिचुएशन। दो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने फिर से अलर्ट हो जाएं। ये ना आप कहें सर कैफ 4 में भी और कैफ 7 में भी एक एक ऑप्शन ही होती थी एमसीक्यूज की हमेशा, तो एमएफए में भी एक ही होगी, ऐसा है क्या? नहीं, ध्यान से अलर्ट रहना है। दो भी हो सकती हैं, 3 नहीं हो, अभी तक तो नहीं हुई 3 3 नहीं हो सकती, मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। Buyers of shares at X dividend price are entitled to receive dividend upon selling their shares। ठीक है, क्या जो बायर्स हैं उन्हें डिविडेंड मिलेगा सेल के बाद? नहीं, एक्स डिविडेंड का मतलब ही यही होता है। अगर मैं आपको एक्स डिविडेंड शेयर बेच रहा हूं, इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड शेयर बेच रहा हूं, इसका मतलब आपको सिर्फ शेयर मिलेगा, डिविडेंड बायर को नहीं मिलेगा। ये हो गई गलत ऑप्शन। बी द एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स द एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। नहीं, एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स था, हाँ, क्योंकि इसमें एक्सक्लूड हो चुकी है। अगर कम डिविडेंड होता ना, कम डिविडेंड, इसका अपोजिट क्या होता है एक्स का? कम डिविडेंड, फिर ये बात ठीक थी। कम्युलेटिव बायर्स ऑफ शेयर्स एट एक्स डिविडेंड प्राइस आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द अपकमिंग डिविडेंड पेमेंट। यस, बायर के पास राइट नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन। द एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस इज टिपिकली लोअर देन व्हेन शेयर्स आर ट्रेडेड कम डिविडेंड। एक्स डिविडेंड प्राइस कम होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कम डिविडेंड प्राइस ज्यादा होती है। और इन दोनों के फर्क क्या होता है प्राइस का? कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड की प्राइस का फर्क क्या होता है? भाई मुझे बता दे तो भाई को मान जाओ, फाइनेंस का एक्सपर्ट। वो क्या? डिविडेंड की अमाउंट है, ये एक्सपेक्टेड था। सिर्फ डिविडेंड नहीं बोलना, डी नॉट, 2 days डिविडेंड, डी नॉट, डी नॉट फार्मूला में यूज होता है ना, डी नॉट, इसीलिए बता रहा हूं, डी नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी और डी, यानी एक्स डिविडेंड प्राइस में डिविडेंड शामिल नहीं होता। 11 फॉलोइंग इज द डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ Zedron Limited assuming 365 days year. What is the length of Zedal's cash operating cycle in days? कैश ऑपरेटिंग साइकिल बताना है? लेकिन उसने तो डेज में दिया ही नहीं, कि डेज में दिया होता ना तो बड़ा आसान था, मैं इसमें इसके डेज में इसके डेज को ऐड करता और इसके डेज को लेस कर देता, मेरे पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। ऐसा ही है क्या? लेकिन मसला मेरे को यह है कि उसने ये टाइम्स में दे दिया, डिवाइड करके डेज में कैलकुलेट कर लेंगे, शाबाश, 20 सेकंड के अंदर आगे लिखें, इसके आगे लिखें यहां पे डेज। बताया था ना कैसे डेज कैलकुलेट होंगे, कैसे होंगे? 365 को यूज करते हैं। 365, अब इन्वेंटरी टर्नओवर डेज कितने हैं? 365 डिवाइडेड बाय 7.5, 48.67। ट्रेड रिसीवेबल 365 डिवाइडेड बाय 6.5,
56.15 और ट्रेड पेबल्स 365 डिवाइडेड बाय 5 73, दिस प्लस दिस माइनस दिस ऐड कर लें, ठीक है। इसका वैसे शॉर्टकट भी है, कॉमन होता है ना, याद नहीं है वो फॉर्मूला मैथ में, कॉमन होता है तो इकट्ठे कर लो। तो इन तीनों को 365 ऊपर रख के तो डिवाइड करना है ना, तो 365 डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस 6.5 माइनस 5 करके देखे, फिर भी मेरा ख्याल है यही आंसर आना चाहिए। जो मैट्रिक में मैथ पढ़ा था उसमें उस्तादों ने असूल बताया था, ये मेरा हालत लगना चाहिए यही है, वही है, आसान हो गया। तो हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कोशिश करनी है जहां पे हो सके, ठीक है। लेकिन हाँ वर्किंग नंबर नहीं है। 31.82 यही है जी। क्या आता है? ओके 40.56 आता है, जितना भी है। क्या आता है? 40.56 आता है। दोनों में डिफरेंट आ रहा है। इनको एडलेस करके करें तो 40.5। जो मैंने आपको डेज ऐड करवाए हैं उसके मुताबिक क्या आता है? पहले वाले तरीके से क्या आता है? 31.5 आता है। इकट्ठे क्यों नहीं? तजर्बा करके देख लें, हर्ज तो कोई नहीं है। बहरहाल आंसर हमारा 31.82 आ गया। क्लियर? हर एक के लगातार डेज कैलकुलेट करने से। एग्रीड? अब मैं जरा देख लूं फार्मूला। 365 डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस 6.5 माइनस 5 40.56 आ रहा है इसमें। हाँ लेकिन बाहर चलें, अलग अलग ज्यादा एक्यूरेट है। सेम क्यों नहीं आता वैसे? एलसीएम हाँ वो तो लिया 365 ऊपर, नीचे होता है। चले ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये हमारा 31, हर एक को अलग अलग करें और 31.82 आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर आता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सेपरेट ही करें। चले जी आगे चलते हैं, आगे चले। नेक्स्ट 12। वैसे घर जाके मैं दोबारा तजर्बा करूंगा। असूल जो हमने मैट्रिक में सीखे थे उसमें यही था कि कॉमन को इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं आ रहा? चलें ये सर्च करेंगे। बहरहाल अलग अलग ही आपने करना है और अलग अलग आंसर हमारा 31.82 है। 12, a company entered into a 3v9 forward rate agreement with a bank for a notional principal of rupees 5 million at 17.4% per annum। इसमें लाजमी आपने एक गलती करनी है। पहले मुझे बताया 3v9 का मतलब क्या है? 6 मंथ्स का लोन है। कब ले रहे हैं? 3 महीने के बाद, 6 महीने के लिए। शाबाश, याद है आपको। कितना लोन? 5 मिलियन। किस रेट पे? 17.5। ये एग्रीड रेट है कि मार्केट रेट है? एग्रीड रेट पर एनम टू हेज इट्स फ्यूचर बोरोइंग्स। बोरोइंग को हेज कर रहे हैं, बोरोइंग को। इफ एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ, यानी जब आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी, यानी जब ये इसको मैच्योर हो गए, काइबर इज 18.65%। ये क्या है? मार्केट रेट। मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं क्या कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल है ना। कह रहे व्हाट विल बी द सेटलमेंट अमाउंट। सेटलमेंट अमाउंट क्या होगी जो बैंक ने हमें अब देनी? कौन से? जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं उस बैंक के साथ जो हमारा इंटरेस्ट एडजस्टमेंट होती है उसको सेटलमेंट अमाउंट बोल रहा है। कि जिस बैंक से हम ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे तीसरे महीने में क्या सेटलमेंट होगी उसकी बात कर रहा है। पहले तो ये बताएं सेटलमेंट से क्या मुराद है? डेरिवेटिव की सेटलमेंट या के लोन की सेटलमेंट? डेरिवेटिव की सेटलमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की सेटलमेंट, ठीक है। और आपको पता है इसमें क्या होता है? मुझे ये बताइए कि अब क्या 17.4% की सेटलमेंट होगी? ये जब तीसरा महीना आ जाएगा ना, जब लोन लेना है मार्केट से, आपको याद है एग्री किया हमने 17.5%, फिर सो गए 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद उठे तो मार्केट में रेट क्या था? 18.65%। अब जो सेटलमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट की, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 17.4 की होगी या 18.65 की होगी? या दोनों के डिफरेंस की होगी?
डिफरेंस की। ठीक है, याद है कि नहीं याद? ठीक है, कि जब हमने एग्रीमेंट किया 17.5 यानी हम 4% हम ये कह रहे हैं, बैंक हमें कह रहा है भाई बेफिक्र हो जा, मार्केट में रेट जो मर्जी आए तेरे को इफेक्टिव रेट 17.4% मिलेगा। हमने कहा ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया। 3 महीने बाद मार्केट का रेट है 18.65%। हम तो गए मार्केट में, अब एक्चुअल तो मार्केट से हम लोन उठाते हैं ना, हम परेशान। बैंक ने पूछा क्यों परेशान? हमने कहा मार्केट में रेट तो 18.65% हो गया। तो बैंक ने कहा इसलिए तो तुमने एग्रीमेंट किया था हमारे साथ। अब इसका डिफरेंस पे होगा। सेटलमेंट अमाउंट क्या होगी? हाँ, डिफरेंस जो होगी 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय दोनों का डिफरेंस 1.25% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। यहां पे रुकना है, अभी कैलकुलेशन कर ली। अब बताइए क्या ये आंसर है? हाँ जी, ये पे ऑफ वाली बात किसको याद है? हाँ जी, क्या करना होता है फिर इसका? फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट का डिस्काउंट करना होता है। तो ये जो आंसर आया अभी आपके पास फाइनल आंसर नहीं है, अभी समझ रहे हैं ना? फ्यूचर का केस होता, ऑप्शन का केस होता तो यही फाइनल होता, यही पे ऑफ है। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में आपको पता है हम इसको पेमेंट को डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट वाली बात याद है ना, बताई थी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगी हमारी, अब मैं भी कर लूं, 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.25% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 31250। लेकिन ये नहीं है, इसको डिस्काउंट करना है। अब ये हमें बैंक ने पैसे देने हैं कि हमने बैंक को देने हैं? बैंक ने हमें देने हैं, शाबाश, क्योंकि मार्केट रेट ज्यादा है। याद है वो आपको बताया था? बताइए ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि क्या फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? याद? तो बैंक ने हमें देने, अब जाहिर है इसकी डिस्काउंटेड अमाउंट देनी है तो कम होगी डेफिनेटली, तो वो 28585 होगी। लेकिन आपको ये कैलकुलेट करनी भी सिखाई हुई है मैंने कि कैसे डिस्काउंट कैसे करना है। डिस्काउंट करने के लिए कौन सा रेट लगाना है? मार्केट रेट। तो 31250 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18.65% मल्टीप्लाई बाय 6/12, एनुअलाइज करना है। 18.65 होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 हाफ करेंगे तो आ जाएगा 9.3 9 पॉइंट क्या आएगा 332, हाँ 19.325, 1.139325, ऐसा ही है ना? 65 का हाफ 32.5, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 1.9, ये आ जाएगा 28585। क्लियर? डन हो गया ना? 1 प्लस 18.65% को 6/12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इंटरेस्ट रेट एनुअलाइज हो जाए, फिर उसके बाद डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट वाला इधर लिख देते हैं, ये आपने उधर वैसे किया नहीं था क्या? ये है जी सेटलमेंट जो होगी, यहां पे 31250 पे तो पहुंच गए थे ना, अब हमने सिर्फ इसको डिस्काउंट करना है। तो ये है 31250 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्केट रेट क्या है 0.1865 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। पहले इसको सॉल्व करें फिर ये ऐड करना है। ये क्या आएगा 18.65, हाँ जी 1.09 आएगा कुछ। ठीक है, क्लियर? डन? ओके, चलिए इसी बहाने हमारी एक्सचेंज रेट की भी प्रैक्टिस हो गई। इसकी रिक्वायरमेंट है व्हाट विल बी द सेटलमेंट अमाउंट। सेटलमेंट अमाउंट वो अमाउंट होती है
जो किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, उसमें जो अमाउंट हमने जिस ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट किया होता है ना, उसको जो हमने रिसीव करने हो या पे करने हो, वो जो अमाउंट होती है उसे सेटलमेंट अमाउंट बोलते हैं। ये वो अमाउंट नहीं है जो लोन का इंटरेस्ट है, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे होने वाली अमाउंट नहीं है, वो अलग है। आपको याद है कंसेप्ट बताया था, मार्केट का ट्रेडर अलग है और डेरिवेटिव मार्केट का डीलर अलग है। ये वो अमाउंट होती है सेटलमेंट अमाउंट जो डेरिवेटिव मार्केट का जो डीलर बैठा होता है ना, उसके साथ सेटल होती है। ठीक है जी, ये लगता है काफी दिन हो गए आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। लास्ट टाइम कब किया था आपने क्वेश्चन एक्सचेंज रेट का प्रैक्टिस? 7 दिन पहले। आपने कब किया था? हाँ, तो ये उसमें ये कैलकुलेशन थी सेटलमेंट अमाउंट। हाँ, यही चीज तो प्रैक्टिस करानी है आपको। मिक्स हो रहे हैं वो कि एक सिटिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने की आदत पड़े आपको। यही तो मकसद है इस क्लास का, वरना अलग अलग तो हर चैप्टर आपने पहले किया हुआ है। तो एक सिटिंग में करवाने का 100 मार्क्स पेपर करवाने का मकसद क्या है? ताकि आप फेमिलियर हो इस प्रैक्टिस के साथ। चलिए, पेपर में क्या होगा? पेपर में हो जाता है, इधर नहीं होता। अच्छा, मेरा ख्याल था इधर हो जाता है, पेपर में नहीं होता। चले, अच्छी बात अगर उधर हो जाता है, उधर ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रैक्टिस तो यहां से करके जाना है ना। मुझे ये बताइए कि 15 मिनट, ये तकरीबन लगभग मेरा ख्याल है कि 15 मिनट में एमसीक्यूज हो जाएंगे, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट होते हैं तो कुछ इजी भी होते हैं। 15 से 20 मिनट के, 20 मिनट में भी अगर आपके 15 एमसीक्यूज हो जाते हैं 15 मार्क्स के, तो बहुत अच्छा स्टार्ट होगा आपका। और रिकमेंडेशन मेरी पहले ये कर लिया, करना है आपने, कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? दूसरी मेरी रिकमेंडेशन ये है, अब आपने चले जाना है फाइनेंस वाले पोर्शन की तरफ। फाइनेंस वाले पोर्शन के आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं स्वय बजटिंग के। अगर बजटिंग के कोई का क्वेश्चन टेस्ट हुआ ना, वैसे इस दफा एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, कसम खा के नहीं कह रहा, एक्सपेक्टेड है कि शायद बजटिंग का क्वेश्चन टेस्ट ना, बड़ा क्वेश्चन टेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में वो टेस्ट हुआ है, लेकिन बहरहाल कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस है बहरहाल। तो अगर बजटिंग का क्वेश्चन है तो बजटिंग का क्वेश्चन आपको, तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, होता आसान है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, वो हमने एंड पे करना है। और अगर बजटिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, तो बाकी क्वेश्चन फाइनेंस में से जो आपको सबसे मुश्किल लगेगा ना, वो एक क्वेश्चन आपने एंड के लिए रखना है। यानी फाइनेंस के एमसीक्यूज के बाद फाइनेंस के पोर्शन पे आना है। इसमें आपने फाइनेंस के सारे क्वेश्चन करने हैं सिवाय एक उस क्वेश्चन के जो सबसे लेंथी है, वो अमूमी तौर पे बजटिंग का होता है। ठीक है, बजटिंग है तो बजटिंग, वरना कोई जो बजटिंग अगर नहीं टेस्ट किया उसने, तो जो भी उसने बड़ा क्वेश्चन बनाया होगा वो। इसकी रीजन है कि न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन जो है ना, ये आपको पता चल जाता है कि आप ठीक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अंदाजा हो जाता है, प्रैक्टिस की होती है। और इसमें मार्क्स लेना निस्बतन आसान है। आपको पता चला, अच्छा ये स्टेप किया इसका नंबर मिल जाएगा, स्टेप किया इसका नंबर मिल जाएगा। जब केस स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा मुश्किल, आप श्योर नहीं होते, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा वेस्ट होने का खतरा होता है। ठीक है, इसलिए हमने टाइम को मैनेज करते हुए, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, पहले फाइनेंस कीजिए, लेकिन फाइनेंस के सारे क्वेश्चन, ये ना हो एक फाइनेंस का क्वेश्चन एक गलत हो गया, आपने उसको रीडू किया, उसकी वजह से फिर आपका जो मैनेजेरियल की केस स्टडी या कोई क्वेश्चन स्किप होने का खतरा होता है। फाइनेंस के ऊपर आ जाए, तो इसलिए मैं अब स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहा हूं, फाइनेंस वाले पोर्शन के ऊपर जा रहा हूं जी। सारे क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है। अगर मेरे भाई, मैंने कहीं पे भी अप्रोच में ये नहीं बताया कि आपको एक दफा रीडिंग कर लें, मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ एमसीक्यूज बोले हैं, क्योंकि वो वाकई ही आपका आधा घंटा जाया हो जाएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा अगर पहले सारा पेपर पढ़ेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आप आखिरी लाइन पे पहुंचेंगे पहली लाइन भूल चुकी होगी, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ना तब है जब आपने उसको अटेम्प्ट करना है। हाँ, रिक्वायरमेंट पढ़ ही सकते हैं,
रिक्वायरमेंट। तो यहां पे अब मैंने सेक्शन बी में आ गया, दरमियान में ए में क्या है वो मैंने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया आपको, ना मैंने खुद पढ़ा। बी में मैंने पढ़ा, मैंने कहा ओ ये क्या है, फिर बजट प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सर ने कहा था ये एंड में करना है, ये आखिरी सवाल होगा। बड़ा फाइनेंस का लेंथी क्वेश्चन जो है ना, सबसे लेंथी, वो आपने सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है, ये तो मैंने नहीं करना। अगला क्वेश्चन वैग, ये करते हैं, करे जी स्टार्ट। अब कैलकुलेटर भैया हाथ में, क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास है, इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं करना, मैंने आपसे करवाना है। आज की क्लास में क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने। रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद है आपको इसका असूल क्या होता था, तरीकाकार क्या होता था जब वो हमें कहता था डिफरेंट ऑप्शंस है? फॉर्मेट क्या होता था? हम पहले एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट करते थे, फिर एग्जिस्टिंग वैक के अंदर ऑप्शन नंबर 1 ऐड करके वैक कैलकुलेट करते थे, फिर ऑप्शन नंबर 2 ऐड करके वैक कैलकुलेट करते थे, और फिर देखते थे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 किसमें से वैक लोअर है। जो लोअर होता था वो हमारा करेक्ट रिकमेंडेड फाइनेंसिंग होती थी। याद आया? यस सर। याद आया? चलिए फिर पढ़ते हैं, रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल। अब देखिए, आपने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। ये हमारा वो रूल, जब एक क्वेश्चन के अंदर आ गए ना, अब हम क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर फिर वही अप्रोच होगी हमारी जो किसी भी क्वेश्चन की होती है। पहले रीड करो, फिर उसको अटेम्प्ट करो। रीड करके अगले क्वेश्चन को रीड नहीं करना, रीड करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर अगले क्वेश्चन पे जाना है। करें रीड? कैलकुलेटर की तरह भाई। कह रहा है आर्कटिक मेरिडियन लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन द एस्टैब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम। कोई लेना देना नहीं है इसका। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमएल। दो चीजें, 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 100,000, ये थाउजेंड में है राउंडिंग ऑफ, और 11% बैंक लोन। टैक्स रेट 30% उसने दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में टैक्स रेट ना होना तो सवाल ही कोई नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में तो हमेशा आता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कभी आता है और कभी नहीं आता, और जब टैक्स रेट आ जाए तो हमारा क्वेश्चन डबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। याद है? हाँ, अगर मुश्किल क्वेश्चन देगा तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ टैक्स रेट भी देगा, और अगर आसान देगा तो टैक्स नहीं देगा। गैस कीजिए, उसने इस अटेम्प्ट में आसान दिया था कि मुश्किल दिया था? आसान था, आसान था, क्योंकि टैक्स रेट था ही नहीं। आगे चलते हैं। चीजें ज्यादा थी, ये अहम है कि चीजें मुश्किल थी। ज्यादा आए एग्जाम में कि मुश्किल आए? ज्यादा आए। ज्यादा थी, मुश्किल नहीं थी। एग्जाम में पेपर ही ना है। फिर एक और शोभा है आपके लिए, रक्षा खरीद ले फिर भाई। चलिए, नहीं मजाक कर रहा भाई, नहीं खरीदा सर। 11% बैंक, अच्छा सॉरी, ये 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। अब हमने क्या करना है बेसिकली, एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट करनी है। उसमें दो कंपोनेंट है, इसकी कॉस्ट अलग कैलकुलेट करनी है, इसकी अलग करनी है। सबसे पहले तो एक नंबर दस्ती ले ले, कौन से वाला एक नंबर? 11% का। इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें, 5 सेकंड में कैलकुलेट करें। 11% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.3, हाँ जी, 7.7%। ये आ गया है डेट की, ठीक है। लिख ले, कहीं पे लिख लें, भूल ना जाए आप, किसी सफे के ऊपर लिख लें डेट के। अब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए जरा इंफॉर्मेशन सुनिएगा। कह रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। जैसे ही रिस्क फ्री उसने बात की, मेरे जहन में फौरन आ गया कैपएम। रिस्क फ्री रेट उधर ही यूज होता है। कैपएम का फार्मूला मेरा भाई मुझे लिख देना, भाई को फाइनेंस का गुरु मान लूंगा। कैपएम का फार्मूला लिख दे मेरा भाई। हाँ जी, शाबाश। कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री रेट मार्केट माइनस के, माइनस है कि प्लस है रिस्क फ्री रेट के? वो खुदा का खौफ कर भाई, प्लस। हाँ, ये वाला प्लस है। अच्छा, आगे बीटा इंटू ये क्या है? ये के सर, ये मार्केट है। मार्केट है तो ये K1 क्यों लिखा हुआ है? KM लिखो इसको। KM लिख रहा था। अच्छा ठीक है, माइनस रिस्क फ्री। और अगर बोले रिस्क प्रीमियम, वो किधर है? हाँ जी, रिस्क प्रीमियम
ये सर डिफरेंस ऑलरेडी किया रिस्क प्रीमियम के लिए कैलकुलेशन करने लगा था भाई। मार्केट रेट और रिस्क फ्री का डिफरेंस रिस्क प्रीमियम कहलाता है, याद है? के एम माइनस के आर एफ, ये कंबाइन नेट कर जब कैलकुलेशन कर लेना सिंगल फिगर, वो कहते हैं रिस्क प्रीमियम, जिसे बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, और कोई नहीं, आगे चलते, आगे और मौके आएंगे गुरु बनने के। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9% while the रिस्क प्रीमियम इज 6%। रिस्क प्रीमियम को अंडरलाइन करें, इसका मतलब है आपको माइनस कैपएम के फार्मूला में माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसने 6% खुद दे दिया। इक्विटी बीटा फॉर एएमएल शेयर इज 1.1। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन ऐसे होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू मार्केट माइनस रिस्क फ्री, और ये इकट्ठा नेट करके क्या कहलाता है? रिस्क प्रीमियम। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, 9% आ गया, 9% प्लस बीटा क्या है 1.1 इंटू रिस्क प्रीमियम क्या है 6, तो ये 6.69, ये 15.6 आ गया। क्लियर? अच्छा, फिर लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसने आगे बोला हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ एमएल शेयर इज ₹45 ईच एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एनम। ग्रोथ रेट उसने दिया हुआ है, तो हम क्या ग्रोथ मॉडल से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? ग्रोथ मॉडल अभी एमसीक्यू आया था ना, उसमें उसने कहा था कैपएम से भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो सकती है, ग्रोथ मॉडल से भी हो सकती है। हाँ जी, जब दोनों चीजें हों तो हमने असूल क्या बनाया हुआ है, जब दोनों इंफॉर्मेशन हो, कैपएम से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर ग्रोथ मॉडल से वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, इसीलिए हमने कैपएम को यूज किया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं दूसरे क्वेश्चन को भी सामने रख के असूल बता रहा हूं। अगर डिविडेंड होता भी ना, अगर डिविडेंड होता भी, स्टिल आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपएम से ही कैलकुलेट करते हैं, उस सूरत में ये वैल्यू ना दी होती उसने मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो फिर मार्केट वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्टिंग आपने कैलकुलेट कर ली? और मार्केट वैल्यू कितनी है 45, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे बताएं, देखते हैं पहले कौन कैलकुलेट करता है। कंपोनेंट शेयर डेट, मैं रफ सा कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट, डेट की तो आसान होती है, पहले कर ले। मार्केट वैल्यू इसकी वही वैल्यू है 15,000, क्योंकि इसकी तो मार्केट होती नहीं ना, तो बुक वैल्यू है यही वैल्यू होगी 15,000। इसकी कॉस्ट कितनी थी 7.7%। शेयर्स कितना है 10 मिलियन शेयर है, मार्केट वैल्यू 45 है, ये मार्केट वैल्यू नहीं है। 10 मिलियन इंटू 45 450 मिलियन, यानी 450,000, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकली थी 15.6, और यहां पे टोटल नीचे 465,000। अब कैसे आएगी बैक? 450 डिवाइड बाय 465 मल्टीप्लाई 15.6, इधर लिखें, क्या आंसर आता है? 7 है क्या, गुम हो गए रास्ते में कहीं? इसके बैक ये शेयर का 15.10%, और इसकी 0.24725 कर देते हैं, 25%, और वैक आ गया 15.35%। चेक करें, यही है, चेक करते हैं साथ साथ। चलिए अब आगे चलते हैं, अब यहां से तो पिक्चर शुरू होनी है। कह रहे एक्सपेंशन प्लान क्या है? AML इज ऑल सेट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस बाय एक्वायरिंग ए प्लॉट, बाय एक्वायरिंग ए लोकल फाइबर ऑप्टिक बिजनेस फॉर ₹240 मिलियन। इसका मतलब है जो नया फाइनेंस है उसके कितने पैसे चाहिए?
240। इसका मतलब है जो यहाँ पे तीसरा फाइनेंस आएगा वो चाहे कोई भी हो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 240 मिलियन, जो भी आएगा। फॉर दिस वेंचर AML's मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू फाइनेंसिंग प्रपोजल: इशू राइट शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 per share. Equity beta would remain unchanged under this proposal. वो कह रहा है राइट शेयर इशू कर दो, कितने पे? 10 रुपए प्रीमियम पे, ठीक है, एट ए प्रीमियम। तो प्रीमियम किसके ऊपर होगा? हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अब ये शेयर ही है, हालांकि ऊपर भी शेयर ही है, लेकिन आपको क्या बताया था, आपने हमेशा उसे अलग कैटेगरी शो करवानी है। अब ये वाली ऑप्शन में क्या है हो रहा है? शेयर कौन से? प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, राइट शेयर, ऑर्डिनरी शेयर ही होते हैं, ये वाले ही हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया उसकी कैटेगरी अलग बनानी है, आपने इसमें मर्ज नहीं करना, अलग कैटेगरी बनानी, क्योंकि कभी ये शेयर बोलता है, कभी प्रेफरेंस शेयर बोलता है, कभी डेट बोलता है। तो आप एक ही अप्रोच रखनी है कि हर जो भी ये फाइनेंसिंग ऑप्शन होगी उसको अलग से शो करवाना है। मार्केट वैल्यू 240, कॉस्ट क्या है इसकी? कॉस्ट सेम रहेगी। कॉस्ट क्यों सेम रहेगी? शाबाश। और अगर बीटा कहता, फर्ज करे बीटा चेंज नहीं हुआ ना, तो हमने ये कर दिया, ये इसको 15.6% की, ठीक है। और अब ये दोबारा कैलकुलेट हो गए, क्यों? क्योंकि वेट चेंज हो गया। अच्छा, अगर वो कहता बीटा चेंज हो रहा है तो क्या यहां पे 15.6 आता? चेंज आता। बीटा बढ़ जाता तो ये ज्यादा आ जाता, तो फिर इसी को चेंज करते, है ना, फिर इसी को चेंज करते। हाँ, फिर ये चूंकि सेम फाइनेंसिंग है, ये भी चेंज होता। गुड। हाँ, बीटा जो फैक्टर, बीटा इसके अंदर भी है, बीटा सिर्फ इसके अंदर नहीं है। अगर वो कहता है ना बीटा चेंज हो गया है, तो फिर ये भी चेंज होता है और ये वही आ जाता। गुड। चलें अब इसको दोबारा कैलकुलेट कर लें। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, को पीछे वाला वही रहने देते हैं, इसको रिकैलकुलेट करते हैं। ये तरीका गलत है, क्योंकि आपका टोटल कैपिटल चेंज हुआ है ना, तो वेट भी चेंज हो जाएंगे। ये टोटल अब डिफरेंट आएगा। ये कितना आया? 705। अब रिवाइज कैलकुलेशन करें, रिवाइज कैलकुलेशन करें और मैच करें सॉल्यूशन के साथ। अगर नए शेयर जैसे कि वो लोग बता रहे थे वो अपने शेयर ही हैं और उनकी पावर वैल्यू भी सेम ही है, जैसे ₹10 यहाँ पे, फिर हमें सेम करते हैं। हाँ जी, अगर जो नए इशू होने वाले शेयर हैं वो ऑर्डिनरी शेयर भी हों, ठीक है, तो वो सेम फार्मूला आता है। हाँ जी, उससे फर्क नहीं। आपका टोटल मार्केट वैल्यू 240 ही आएगी। और भाई कर ले कैलकुलेशन, मेहरबानी यार तेरी, कर ले कैलकुलेशन। और मुझे अब बताइए रिवाइज्ड वैक कितना है, क्योंकि इस वैक के साथ हमने फिर नेक्स्ट को कंपेयर करना है। सॉल्यूशन के साथ भी मैच कर लीजिएगा। कितना आया? 15.42। ये टोटल बताया ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट का नहीं, टोटल का सम करने के बाद। पहले का क्या है? 5. क्लियर जी? अब आया काम का पॉइंट। कह रहा है दूसरी ऑप्शन, अब ये यहां पे शेयर वाली नहीं, दूसरी फाइनेंसिंग ऑप्शन आएगी, इसलिए मैं इसको सबको इरेज कर रहा हूं। दूसरी फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या है? यानी ये आपका अलग लाइन लगा के ना अगला हिस्सा शुरू हो गया, नेक्स्ट पार्ट समझे।
जिसमें आपने अलग से लाइन आइटम ऑप्शन 2 के नाम से टेबल बनाना है। तीसरा टेबल बनेगा, पहला टेबल था हमारा ओरिजिनल का, दूसरा था ओरिजिनल प्लस ऑप्शन नंबर 1, तीसरा है ओरिजिनल प्लस ऑप्शन नंबर 2। ये तीसरा वाला बनने लगा। इशू 13% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹1000 ईच, इशूड एट पार, इशूड एट पार है, पार पे इशू करे 13% कन्वर्टिबल बॉन्ड। The bondholder would have a right to either convert each bond into 15 ordinary share or redeem it at par at the end of the third year. The proposal would result in an increase in equity beta to 1.2. पहले तो आप ये काम करें, इसके साथ क्या करना है वो बाद में करेंगे। पहले जो इक्विटी बीटा चेंज हुआ है ना, इसका इफेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि अब इस तीसरी सिक्योर ऑप्शन, इस ऑप्शन की वजह से इक्विटी बीटा चेंज हो गया। इक्विटी बीटा चेंज हुआ मतलब ये कॉस्ट भी चेंज हो गई। एग्री करते हैं कि नहीं? तो बताइए, वो 9% प्लस 1.1 इंटू 6% था ना। अरे सॉरी, तो अब दोबारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें। दोबारा क्यों कर रहे हैं? बीटा चेंज हो गया है। रिस्क फ्री 9% है, 6 है, अब ये 1.1 नहीं 1.2 है, तो ये आ जाएगा 6% इंटू 1.2, 12 का 72, 7.2% प्लस 9, 16.2% आ जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारा 16.2%। डन। अब आ जाए, अब हमने ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है, कन्वर्टिबल बॉन्ड वैल्यू कितनी है इसकी? वो तो वही है जितना चाहिए, 240,000 मिलियन है। मैं 1000 क्यों कह रहा हूं भला? राउंड ऑफ किया भैया। अब ये चूंकि रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल का असूल क्या होता है? IRR। एनपीवी नेक्स्ट स्टेप है, बड़ा फार्मूला पहले IRR है, फिर IRR कैलकुलेट करने के लिए एनपीवी यूज करनी है। स्टेप बाय स्टेप चले ना। रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है? पूछ रहा हूं। रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है? उसका IRR। और उसका IRR कैसे कैलकुलेट होता है? पहले एनपीवी एट लोअर रेट, फिर एनपीवी एट हायर रेट, फिर फार्मूला लगाना है। ठीक है। अच्छा, एनपीवी कैलकुलेट करते हुए एक चीज तो आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्या? एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअल पेमेंट तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे ना। ये कितने साल का है? एट थर्ड ईयर। तो ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना होगा मेरा भाई? बताए मेरा भाई। एक सेकंड सर, वो 1000 सर मैं 100 के साथ बताया था। ओके। बहुत ही वैसे अफसोस की बात है, इतना बड़ा फाइनेंस के मुजरिम हो तुम। सर ये पूरी कैलकुलेशन तो करनी है। अच्छा, अभी क्या सर, मैं भी पूरी बात नहीं बताई थी हैं? वही कैलकुलेशन आप सिंपल किए, सिर्फ नेट ऑफ टैक्स करना भूल गए आप। इसने नेट ऑफ टैक्स होना है एनुअल, ये पता ना आपको? हाँ जी। नहीं, एनुअल पेमेंट तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें मुझे मसला नहीं है। टर्मिनल वैल्यू याद है? टर्मिनल वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, वो कौन सी वाली होगी? विच एवर इज हायर, दोनों में से, यानी रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू, विच एवर इज हायर। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 1000, लिख लो 1000। और कन्वर्टिबल वैल्यू कितनी है? 15 शेयर में कन्वर्ट होगा। प्राइस कितनी है एक शेयर? 45। ये शाबाश, 3 तोपों की सलामी। हाँ, ये आधी बात क्यों करते? पूरी बात पहली दफा, आखिरी बात पहले करनी है आइंदा से आप लोगों ने।
ये 15 शेयर्स है ना, तो मार्केट वैल्यू 45 नहीं है, 45 वाली आज की है। ग्रोथ रेट अगर 5% है तो आपकी मार्केट वैल्यू निकलेगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर 3। तो टर्मिनल वैल्यू कितनी आई? ये कन्वर्टिबल वैल्यू 781। तो कौन सी वाली ऑप्शन लेंगे आप? रिडीम करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे? रिडीम करेंगे, यानी 1000। लेकिन ये तो वही हो गया। फिर अगर कन्वर्टेबल वैल्यू के ऊपर जाते ना, मैं फिर आपसे आईआरआर कैलकुलेट करवाता, क्योंकि वो इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार वाला केस नहीं होता। जरा समझिएगा, ये पॉइंट बहुत अहम है, बहुत अहम पॉइंट है। अगर आप कन्वर्टेबल, आपको याद है एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें 1000 उसकी थी इसकी मेच्योरिटी वैल्यू, और जो कन्वर्टेबल वैल्यू 1145 के लगभग आ रही थी। हमने कहा था 1145 वाले ऑप्शन चूज करेंगे, और फिर हमने उसके लिहाज से आईआरआर कैलकुलेट की थी। ये क्वेश्चन था। यहां पे अब जो उसकी वैल्यू आ रही है कन्वर्टेबल की, वो कम आ रही है, 780 समथिंग आ रही है, और रिडेम्पशन वाली जो आ रही है वो आ रही है 1000 वाली। कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? 1000। तो मुझे बताइए, ये वही केस नहीं बन गया, इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार? बताएं, सोच के बताएं, क्योंकि अब आपने इसको रिडीम ये करवाना है ना। भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार में मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया हुआ है, शॉर्टकट मेथड, कि उसमें आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका कूपन रेडियस का आईआरआर होता है। ये बात याद है आपको? तो इश्यूड भी एट पार है, रिडीमेबल भी एट पार है। कैसे पता चला रिडीमेबल भी एट पार है? आपने कन्वर्टेबल वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू दोनों को कंपेयर किया, तो जो रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा थी, तो आपने कहा हम एंड पे भी रिडीम ही करेंगे, और रिडीमेबल एट पार। तो इश्यूड भी एट पार है, रिडीमेबल एट पार है। क्या आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं। इसका कूपन रेट ही आईआरआर होगा नेट ऑफ टैक्स, यानी 13% मल्टीप्लाई बाय 0.7, 83 78 13 17 91 9.1%। ठीक है, चाहे तो आईआरआर के जरिए से भी कैलकुलेट कर ले। आई के अपने अपने सोल्यूशन में आईआरआर के जरिए से कैलकुलेट किया, लेकिन पहुंचा इसी नतीजे पे है, और उसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट है कॉस्ट की हमारी एग्जैक्ट है 9.1, उसने 9.11 बोली है। नहीं काटेगा, नहीं काटने चाहिए, नहीं काटेगा। आप उसे लिख दीजिएगा नीचे, क्योंकि इश्यूड एट पार है, रिडीमेबल एट पार है। क्योंकि एक पिछले एक और क्वेश्चन में भी यही केस था, उसमें उसने ऐसे ही किया, आईआरआर के बगैर ही किया। इसमें पता नहीं क्यों आईआरआर के साथ कर दिया। एग्जामिनर आपको चेंज होता रहता है। क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको? तो यहां पे कन्वर्टेबल बॉन्ड, अब इसके क्या आ गई कॉस्ट? 9.1, 9.1%। अब आपने इसके वेट कैलकुलेट करने लिए कितना था? 7। अब वेट कैलकुलेट करें, नीचे वैक कैलकुलेट करें, कंपेयर करें सॉल्यूशन के साथ, और मुझे बताइए कि सही नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं। सही नतीजे पे पहुंचे हैं तो फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे, वरना यहीं पे आगे। आपके पास 3 मिनट है। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप भी कैलकुलेट कीजिए, पास कर दीजिए।